बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है बच्चों वेग तथा वेग स्थिरांक की मात्रक। ठीक है, इससे पहले हमने यहाँ कोटि के उदाहरण पढ़ लिए थे, बहुत सारे उदाहरण थे बच्चों, वो याद रख लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि यहाँ पे एथीन का जो हाइड्रोजनीकरण था यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया है ये अपनी प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। इसी तरह से बच्चों यहाँ से हम बात करें जो अपने पास और भी अभिक्रिया थी, एथिल एस्टेट का जल अपघटन जो था अम्लीय माध्यम में, वो अपनी प्रथम कोटि की थी, जबकि साबुनीकरण वाली द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी। सूर्य के प्रकाश में HCl का बनना वो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी यहाँ पे। अब यहाँ से हम वेग का मात्रक निकालना चाह रहे हैं कि वेग का मात्रक क्या होगा। वेग होता है बराबर सांद्रता बटा समय, ये तो हम जानते ही हैं। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, सांद्रता बटा समय। अब ये जो सांद्रता है उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ से इसको लिखते हैं बच्चों अपन प्लस माइनस, या तो डेल्टा C लिख दीजिए या DC लिख दीजिए अपॉन dt। और ये सांद्रता होती है बच्चों वो किस में होती है, वो होती है हमारी मोल प्रति लीटर में, और T क्या है हमारा, समय है। अब समय को आप सेकंड में ले लेंगे तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और समय को लिख सकते हैं बेटा सेकंड इनवर्स। अगर समय आप मिनट में लेते हो तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोल प्रति लीटर समय इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, वो आता है हमारा वेग स्थिरांक। जो वेग स्थिरांक होता है बच्चों इसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से नोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो K से हमने इसको नोट किया, यहाँ पर आगे देखिए अब हमारे पास कैसे हम सॉल्व करेंगे, माना कोई अभिक्रिया है हमारे पास A प्लस B प्लस C, यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है। बच्चों ये जो लेसन है वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो, है ना। जो भी अपनी RBSE में चीज़ छूटी है, अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा बच्चा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अब यहाँ से अगर अपन इसका क्या लिखते हैं, वेग समीकरण, तो अपने पास सांद्रता क्रिया कारक कितने हैं, एक है A, दूसरा कौन है B, और तीसरा कौन है C। अब ये तो लिख नहीं सकते हैं A B C ये वाला, यहाँ लिखेंगे अपन X Y Z। तो यहाँ पर ये जो अपन ने लिखी बच्चों चीज़ें, इसके बाद जो चीज़ अपन लिखने वाले हैं, अब अपन सॉल्व करने वाले हैं कि यहाँ इसके बाद इसके मात्रा क्या क्या होंगे। जैसे हम यहाँ पे कह दें ये वाली जो चीज़ थी, यहाँ पर ये मोल प्रति लीटर जो हमने लिखा था अभी अपने पास, ये क्या थी बच्चों, सांद्रता थी बटा क्या था ये, समय। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, सांद्रता समय इनवर्स लिख सकते थे ना। इसी तरह से R को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सांद्रता समय इनवर्स, या आप चलो और लिख लेते हैं यहाँ से, R को लिख सकते हो आप DC बटा DT, ये माइनस या प्लस में हो गया अपने पास, बराबर K की जगह K लिख दिया। A जो है ये अभिकारक की सांद्रता है, तो A की जगह क्या लिख दिया बच्चों, सांद्रता लिख दिया। इसी तरह B भी क्या है, एक अभिकारक की सांद्रता है, उसकी जगह भी यही लिख दिया हमने। और C भी क्या है बच्चों, सांद्रता है, ऐसा लिखा जा सकता है अपने लिए। और यहाँ क्या लिख दिया Z। और DC बटा DT क्या है यहाँ पे, ये है सांद्रता, ये बट्टा समय है, तो हम समय को कहाँ ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे यहाँ पे, बराबर K। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो सांद्रता की घात X प्लस Y प्लस Z जुड़ गई अपने पास। अब देखिए क्या लिखा जा सकता है, K बराबर ये जो चीज़ है अपने पास पूरी की पूरी दिख रही है आपको, ये ले आते हैं हम इसके नीचे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सांद्रता समय इनवर्स अपॉन सांद्रता की घात X प्लस Y प्लस Z, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये X प्लस Y प्लस Z बराबर क्या होती है, कोटि, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे N लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है K बराबर सांद्रता, है ना, आगे देखिए समय इनवर्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं
सांद्रता की घात क्या लिखा जा सकता है, n लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ से k बराबर, अब जो अपना ये n है बच्चों, यहाँ पर क्या है अपना n है, अगर हम इसको ऊपर ले आए, एक सेकेंड, ये चीज़ मैंने यहाँ गलत लिख दी, ऐसे है ना, सांद्रता समय इन्वर्स। अब यहाँ पे जो सांद्रता है इसकी जो घात है बच्चों, इसकी घात जो है वो कितनी है, 1 है। इसको अपन ऊपर ले आएंगे अगर n वाले को, तो ये क्या हो जाएगा 1 - n, होगा कि नहीं होगा। आप इस n वाले को ऊपर ले जाओगे तो सांद्रता की घात ऊपर वाली की तो 1 है, और n को ऊपर ले जाओगे तो -n हो जाने वाली है। इसके बाद देखिए अपने फिर क्या हो जाएगा, समय इन्वर्स। बस अब जो अपने पास आ गई चीज़ यही है अपने पास, k की विमा कह सकते हो या k का मात्रक यहाँ से इसको कह सकते हो। जैसे जैसे n की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे वैसे यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर इसकी k की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए कैसे कैसे इसको हम नोट करते हैं। अब यहाँ से इसको कहते हैं, सांद्रता को क्या लिखा जा सकता है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n, समय को लिख सकते हैं सेकंड, और ये इन्वर्स। अब हम कहते हैं कि यदि n बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो, तो हम लिखा जा सकता है, यदि n बराबर 0 है तो अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। देखिए यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, मोल, मोल, ठीक है, फिर ये प्रति लीटर, ठीक है, n की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, सेकंड क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ये k के लिए मात्रक निकाल रहे हैं। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाने वाला है, मोल की घात 1 हो जाने वाली है। अब ये जो मोल बटा लीटर है इसको कैसे सॉल्व किया गया है ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, तो ये मोल बटा लीटर की घात कितनी है, 1 है। 1 - 0 का मतलब 1 ही बचेगा। देखो मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको अगर समझ नहीं आए तो। अब इसका मतलब हो गया मोल की घात 1, और लीटर जब ऊपर जाएगा तो लीटर की घात कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका मतलब आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पर ही अपन कह सकते हैं इसको मोल बटा लीटर, 1 में से 0 गया 1, और फिर आगे क्या लिख देंगे बच्चों, सेकंड इन्वर्स यहाँ से हम लिख देंगे। अब देखिए बच्चों इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, k के लिए वैल्यू क्या आएगी बच्चों इसकी, मोल, फिर क्या आएगी लीटर इन्वर्स, सेकंड इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों शून्य कोटि के लिए k का मात्रक। ठीक, चलो इसको अपन अलग से कर देते हैं कलर से, और एक ये वाली चीज़ जो हमने अभी अभी समझी। बच्चों यहाँ से पढ़ने का फ़ायदा आपको ये है कि साथ साथ नोट्स भी लिख सकते हो। नोट्स की अगर आप इन्हीं की रिक्वायरमेंट है तो बच्चों ये वाली चीज़ हम ऐसे ही नहीं दे पाएंगे इस चीज़ को, इसके लिए चलिए कोई बात नहीं, उसकी बात बाद में करते हैं। आप तो वैसे भी इसी से उतार ही रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ से अगला, प्रथम कोटि के लिए यदि n बराबर क्या हो, 1 हो, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, प्रथम कोटि की होगी। चलिए प्रथम कोटि के लिए निकाल के देख लेते हैं हम यहाँ से क्या होने वाला है। तो यहाँ से अपने पास होगा मोल बटा लीटर। अब ये जो 1 - n था यही तो थी अपने पास, 1 - n सेकेंड इन्वर्स। अब n की जगह वैल्यू क्या रख दोगे, मोल अपॉन लीटर, और n की जगह वैल्यू आ जाएगी 1, सेकेंड इन्वर्स। अब 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0 बचा। तो मैंने ऐसे लिख दिया मोल बटा लीटर की घात कितनी हुई, 0, और जब किसी घात 0 होती है तो उसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है। तो k बराबर आंसर कितना आ गया, सेकेंड इन्वर्स। समझ में आ गई आपको चीज़, k बराबर सेकेंड इन्वर्स कैसे आया। अब आपके लिए यहाँ से अपन कहते हैं यदि n बराबर 2 हो तो द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि ये मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब अपन फिर से करते हैं, k बराबर मोल अपॉन लीटर की घात 1 - n सेकेंड इन्वर्स। तो k बराबर क्या होगा,
मोल प्रति लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, ऐसे ही आ जाने वाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं मोल बटा लीटर की घात -1 सेकेंड इनवर्स। एक्चुअल वैल्यू क्या जाने वाली है बच्चों, के बराबर मोल की घात -1 आएगी। लीटर को जब गाएंगे -1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लीटर की घात 1 रह जाएगी और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है बच्चों, हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर ली। ठीक है, तो ये अपने पास सही है। ठीक है, तो ये आ गया अपना सेकंड कोटि के लिए। अब मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ, सारी की सारी चीज़ें यहीं पर रिवाइज़ कर लेते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं। अगर हम शून्य कोटि के लिए कहते हैं n बराबर 0, तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर हम कहते हैं यहाँ से n बराबर 1 के लिए, तो वैल्यू आएगी सेकेंड इनवर्स। और अगर n बराबर 2 के लिए कहते हैं तो वैल्यू आएगी, इसको उल्टा कर दीजिए, मोल की घात 1 को -1 कर दीजिए। लीटर का -1 दे रखा है तो लीटर का क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए, और सेकंड को इन्वर्स को सेकंड इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास, एक साथ आपको समझा दिया है कि इस तरह से यहाँ पर होगा। चलिए हटा देते हैं इसको अपन, एक बार ये तो क्लियर कराने के लिए था अपने पास। नेक्स्ट अपने कहते हैं अब डेरिवेशन। डेरिवेशन है आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छे से करेंगे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन, समझिएगा। यहाँ से शून्य कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहले बच्चों अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन यहाँ से होगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से परिभाषा आपके लिए लिख दी है कि वह अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया वेग समीकरण में सांता पदों की घातों का योग 0 होता है। जैसे मान लीजिए वह अभिक्रिया जिसमें हम कह रहे हैं, मान लीजिए ए और बी यहाँ से रिएक्टेंट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसका समीकरण हमने लिख दिया वेग समीकरण की, ए की घात 0 और बी की घात 0। तो कह रहा है इसमें सांता पदों का योग क्या हो गया बच्चों, बांधों की घातों का योग 0 अगर हो जाता है तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, ये सांद्रता की शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ से डेरिवेशन कर लेते हैं बच्चों। सबसे अच्छी बात मैं फिर से कह रही हूँ यहाँ पर, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉपरली नोट्स के रूप में आपको मैं चैप्टर करवाती हूँ। कोशिश यही रहती है कि बच्चों को परेशानी नहीं हो और फटाफट बच्चे यहाँ से काम अपना कर पाएँ। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट बन रहा है। अब अभिक्रिया वेग क्या होता है बच्चों, ये होता है R। ठीक है, देखिए बच्चों R क्या है, अभिक्रिया का वेग। ये किसके समानुपाती होता है, क्रिया कारक की सांद्रता के। क्रिया कारक क्या है, यहाँ से R है, और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। क्या होगा, इसके समानुपाती होगा। तो समझ में आया आपको कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो R बराबर K, और यहाँ पे आ गया R नोट, क्योंकि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर और उसके साथ क्या आता है, एक स्थिरांक आता है। K क्या होगा यहाँ से, वेग स्थिरांक। अब ये जो R है वो अभिकारक का, यहाँ से पूरी अभिक्रिया का वेग है। अब आपकी मर्जी है, इसे अगर आप क्रियाकारक के सापेक्ष लिखते हैं या आप इसे उत्पाद के सापेक्ष लिखते हैं। अगर क्रियाकारक के सापेक्ष लिखते हैं तो आपको लिखना होगा -dr/dt। क्यों लिखना होगा, क्योंकि क्रियाकारक के सापेक्ष जब वेग लिखते हैं, वेग होता है सांद्रता बटा समय। सांद्रता किसकी, क्रियाकारक की। सांद्रता क्रियाकारक सांद्रता कितनी हुई, dr बटा क्या हुआ, समय। समय के साथ घटती है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। उत्पाद के सापेक्ष लिखते हैं तो उत्पाद की सांद्रता हमने x मान ली बटा समय, और बढ़ती है तो क्या मान लिया, प्लस। मैं किसके सापेक्ष लिख रही हूँ, क्रियाकारक के सापेक्ष। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -dr/dt। क्यों आया, माइनस का मतलब सांद्रता समय के साथ घटती है, dr मतलब क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता, t क्या है, समय है, बराबर आ गया। k की जगह क्या आ गया, r नोट की जगह क्या आ गया, r नोट। r की घात 0 नहीं बोलेंगे, सॉरी, जब किसी की घात 0 होती है तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ऐसे कि ऐसा हमारे पास आ गया। इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 1 नाम। और जो ये समीकरण 1 है बच्चों, ये कहलाती है समाकलित वेग अवकलित वेग समीकरण। समीकरण 1 आपसे पूछ लिया जाता है कि शून्य कोटि की अवकलित वेग समीकरण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, अवकलित वेग समीकरण कहलाती है।
ठीक, अब आगे देखिए हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे dr की जगह dr लिखा छोड़ दिया यहाँ से, 1 सेकेंड, और बराबर dt को यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा k dt। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे माइनस यहाँ रखिए चाहे माइनस यहाँ रखिए, एक ही बात है। मैंने दूसरी तरफ रख दिया यहाँ पे, आप ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका क्या करेंगे, अपन समाकलन करेंगे, तो लिख देंगे समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से d और ये r बराबर माइनस बाहर के स्थिरांक है इसलिए स्थिरांक बाहर, समाकलन स्थिरांक का नहीं होता, और ये क्या हो गया dt हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब इसका समाकलन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस के dt का समाकलन होगा तो क्या आएगा, t आएगा, प्लस क्या जाएगा c। ये समीकरण नंबर, इसको क्या डाल दिया हमने, 2 डाल दिया। अब हम कहते हैं यदि हम ऐसा कहें कि t बराबर कितने समय पर है, 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, तो देखो इक्वेशन का रूप क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस के गुणा 0 प्लस c, ये हुआ। तो उस कंडीशन में r बराबर क्या होगा, यहाँ से माइनस के इंटू 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस c, इट मीन्स c का वैल्यू क्या आ गया, r आ गया हमारे पास, c की वैल्यू क्या आ गई, r आ गई। या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि जब सांद्रता यहाँ पर t बराबर 0 समय पे है तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों, समाकलन इसमें यही आएगा अपने पास, r बराबर क्या आएगा बच्चों, c आएगा। जब अगर t बराबर 0 समय पर होगा तो आप यहाँ पे 0 समय के लिए आप चाहें तो जब 0 समय आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, r की जगह r नोट कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि t बराबर 0 समय पर, मतलब जब अभिक्रिया शुरुआत ही नहीं हुई है, अगर हमने 100 ग्राम पदार्थ लिया है तो वहाँ 100 ग्राम ही रहेगा, कुछ देर बाद ये 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है, तो ये हम प्रारंभिक सांद्रता को यहाँ पर r जो होगी ये तो भैया कुछ सांद्रता होगी, या तो कुछ ख़त्म हो गई है या कुछ बच गई है। इसको हमने कह दिया कि t बराबर 0 समय पर ये क्या होगा, r बराबर r नोट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता को इसमें किससे डिनोट किया जाएगा बच्चों, r नोट से डिनोट किया जाएगा। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वो देख लीजिए। समीकरण 2 हमने जो रखी थी उसमें वैल्यू रखने वाले हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये जो समीकरण है अगर t बराबर 0 समय पर हम रखेंगे तो r की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर r नोट रख देंगे बच्चों। तो ये रख दीजिए r नोट बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस c। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा मैं इसको और इजी करूँगी। ये वाली चीज़ें ना लिखकर आप कुछ इस तरह से लिखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत करेगा। अपने पास ये इक्वेशन है ना, थोड़ा सा ही देख लिए। अगर t बराबर क्या है बच्चों, समय 0 है, t बराबर 0 समय पर जो हमारी सांद्रता होगी वो r बराबर क्या लिखी जाएगी, r नोट लिखी जाएगी, जिसे हम प्रारंभिक सांद्रता कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके वैल्यू को लिखते हैं कि r की जगह क्या लिख दिया, r नोट बराबर माइनस के, t की जगह क्या लिख दिया 0 प्लस c। तो हमारे पास वैल्यू आ गई r नोट बराबर c। अब ये जो r नोट बराबर c की वैल्यू आई है कि समाकलन स्थिरांक की वैल्यू आई है c। अब इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से c का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर देखिए रखेंगे तो क्या होगा, r की जगह r आ जाएगा बराबर माइनस की जगह माइनस, t की जगह t आ जाएगा और c की जगह आ जाएगा r नोट। c का मान ही तो रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं हम। यहाँ से ये माइनस, ये वाली जो चीज़ है इसका पक्षांतरण करके यहाँ ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r नोट बराबर माइनस के टी, यही हो गया। अब इस इक्वेशन को चाहें तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि हमारे पास ये जो माइनस का चिन्ह जो दे रखा है माइनस ये वाली साइड, ये ख़त्म हो जाए। तो हम कैसे कह सकते हैं, नेगेटिव से गुणा करने पर, जब नेगेटिव से आप गुणा करेंगे तो ये वाला जो r होगा ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस आपको दिख रहा है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स इसको मैं आगे रख दूँ और इसको कहाँ रख दूँ,
पीछे, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? आर नोट तो बन गया माइनस का प्लस, और ये वाला जो आर था, ये वाला जो आर था आपका, ये वाला बन गया माइनस का, और ये वाला जो था ये हो गया अपना के टी। करके देख लीजिएगा, यही चीज़ आने वाली है आपके पास। ठीक है बच्चों, चलिए इसको तो हटा देते हैं। अब आती है आगे की बात यहाँ से कि अपन के की वैल्यू क्या निकालेंगे। तो के बराबर हो गया आर नोट माइनस आर अपॉन टी। यही है समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये क्या है अपना? समाकलित वेग समीकरण। तो इसको रख दीजिए समीकरण नंबर 4 शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इसके अंदर हम आपको बता दें, ये जो आर नोट है ये तो है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, और ये जो आर लिखा हुआ है ये है शेष सांद्रता। ये क्या आएगी? शेष किसकी? रिएक्टेंट की। जैसे मैंने आपसे कहा क्रियाकारक 10 ग्राम था और यहाँ से अपने पास जो प्रोडक्ट जो बन गया वो बन गया 6 ग्राम, तो बच कितनी गई सांद्रता? 4 ग्राम। तो यहाँ पे वो आर जो होगी वो बची हुई सांद्रता होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण। बच्चों कंटिन्यू आपको चैप्टर कराया जा रहा है, तो ये आप इसको है ना आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जो भी बच्चे 12th में आए हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इनको पढ़ने में आसानी हो जाए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षण, फटाफट से अपना चौथा चैप्टर जो है बच्चों कंप्लीट कर लीजिए। अगर इसी तरह से डेली एक वीडियो हम पढ़ते रहे तो हमारा 4th चैप्टर जो है ना वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब इसके लक्षण में हम पढ़ेंगे। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसकी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, फिर भी हम इसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से अपना फॉर्मूला जो आया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। के बराबर आर नोट माइनस आर बटा टी। इसका मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर सांद्रता 10 ग्राम है, जो बची हुई सांद्रता जो हमारे पास बचा हुआ है वो 6 ग्राम है, और समय यहाँ से कितना है अपने पास, कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ जो 4 निकल के आएगा वो भी तो एक सांद्रता ही हुई। तो सांद्रता में से सांद्रता घटाएंगे तो सांद्रता ही तो बचेगी। तो सांद्रता बटे क्या हो गया? समय। और सांद्रता को क्या लिख सकते हैं बच्चों? मोल प्रति लीटर, मतलब मोल प्रति लीटर मतलब मोल लीटर इनवर्स। समय को क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से निकल गया अपने पास। अब है अपने पास ग्राफीय निरूपण। इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे पूरा, एक्चुअली क्या शून्य कोटि को ख़त्म ही करेंगे आज। ये शून्य कोटि क्या है अपना पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ से। ग्राफीय निरूपण इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बच्चों। देखिए यहाँ से ग्राफीय निरूपण में अपने पास जो इक्वेशन थी उसको लेके चलते हैं। ये इक्वेशन थी अपने पास माइनस के टी प्लस आर नोट। इस वाली इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ खींचना है। ठीक, इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों, इसको मान लीजिए y, इसको माइनस कीजिएगा माइनस, इसको हम मानेंगे m, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे c। कैसे करा आपने, देखिए इसको मैं बता देती हूँ। गणित की 3 इक्वेशन होती है बच्चों, y बराबर mx, y बराबर mx प्लस c और y बराबर माइनस mx प्लस c। जब y बराबर mx की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि y अक्ष, x अक्ष और m होता है ग्राफ का ढाल। तो इस y बराबर mx का जो ग्राफ खींचता है वो ये बचता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया, आपको इक्वेशन दे दी y बराबर 2x, तो इसमें 2 तो क्या हो गया इसका ढाल, ये वाली चीज़। ढाल क्या होता है बच्चों? ढाल होता है ये वाला स्लोप निकालना, और ये स्लोप निकाला जाता है टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बच्चों, आप पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज़ को पढ़ते आए होंगे कि लंब बटा आधार। लंब कितना है वो y अक्ष पे आ जाएगी चीज़ यहाँ तक, आधार कितना है वो x अक्ष पे आ जाएगी। तो इससे tan थीटा निकाल के हम ये चीज़ निकाल लेते हैं। शुरू में भी ये चीज़ बताई थी। आगे ग्राफ आता है mx प्लस c का। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है बच्चों कैसी होती है, इसका ग्राफ बनता है ये, y की जगह y रख दिया, m की जगह ढाल हो गया, x की जगह ये अक्ष हो गया, c की जगह ये हो गया। अब आता है माइनस mx प्लस c। तो माइनस mx प्लस c का ग्राफ होता है इस तरह से। तो ये वाली चीज़ y, वही x, ये वाली चीज़ इसकी ढाल, और ये जो दिखाया है वो c। अब अपन किसी भी इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx या इनकी टर्म्स में अगर अपन कन्वर्ट कर लें
तो अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, मैं ग्राफ बना रही हूँ यहाँ से, ये देखिए। अब यहाँ से मेरे को माइनस एम एक्स प्लस सी है, तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा बच्चों यही वाला बनने वाला है। अब वाई अक्ष पे क्या आ जाएगा, आर नोट, जैसा हमको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद एम क्या आएगा, इसका ढाल, जो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से के, तो माइनस एम बराबर क्या एम बराबर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस के। एक्स क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, टी, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, समय। और सी क्या दिखाई दे रहा है, ये अपना आर नोट, मतलब प्रारंभिक सांद्रता। समझ में आया कैसे अपन ग्राफ खींचेंगे इसका, इस तरह से है बच्चों। तो अभिकारक की सांद्रता समय के समय खींचा ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है अपने पास यहाँ पे। अब अपन इसकी हाफ लाइफ और निकाल लेते हैं, ताकि अपना जो शून्य कोटि है बच्चों कम्प्लीटली यहाँ से ऑफ हो जाए, ख़त्म हो जाए। हेडिंग डाल लीजिए, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु काल। क्या होता है इसका मतलब समझेंगे अपन, शून्य कोटि का अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब है अपने पास कि मान लीजिए कोई पदार्थ 100 ग्राम है, तो इसे 100 ग्राम से 50 ग्राम रह जाने में कितना वक्त लगेगा, वही कहलाती है उसका अर्ध आयु काल। 50 ग्राम से 25 ग्राम रह जाने में कितना समय लगेगा, वही क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। मतलब मात्रा आधी होने में कितना समय लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास परिभाषा बता दी मैंने, लिख भी दिया आपके सामने। अब अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल सीख लेते हैं बच्चों, कैसे होगा। रिएक्टेंट से क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अपन ने इसके लिए समाकलित वेग समीकरण निकाला था, आर नोट माइनस आर अपॉन टी निकाला था। अब आप एक बात बताइए, जब समय क्या रह जाएगा, टी से टी हाफ कर देंगे, मतलब जस्ट आधा कर देंगे, तो सांद्रता जो होगी अपने पास शेष, वो भी क्या रह जाएगी बच्चों, आधी रह जाएगी, आर नोट अपॉन 2 रह जाएगी। यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर आर नोट माइनस आर की जगह क्या लिखोगे, आर नोट बाय 2 अपॉन क्या लिखोगे, इसके को यहाँ ले आइए और टी को यहाँ ले जाइए, ये चीज़ करिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास टी हाफ बराबर, अब ये आर नोट, एक आर नोट में से अगर आप यहाँ पे आधा आर नोट घटा देते हैं तो आधा ही तो बचेगा। चाहे फिर ऐसे करके देख लो, यहाँ 2 रखो, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 आर नोट आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा। 2 आर नोट में से 1 आर नोट गया तो कितना बचेगा, 1 आर नोट बचेगा बट्टा आधा। या हम ऐसे कह दें कि 1 में से आधा गया, या हम ऐसे कह दें x में से x/2 गया, तो x/2 ही तो बचेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बच्चों। चलिए, आर नोट में से 1 आर नोट में से आधा आर नोट गया तो कितना बचा बच्चों, इसको नोट बोलते हैं अपन, आर नोट बचा। यहाँ पर चलो ऐसे लिख लेते हैं, आर नोट अपॉन 2 के, या फिर अपन लिख सकते हैं आर नोट, एक सेकेंड, अपॉन 2 के। यही है अपना अर्धायु कोटि का सूत्र यहाँ से बच्चों, ये आपका हाफ लाइफ का सूत्र यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ गई आपको बात। चलिए, अब है अपना ग्राफ कैसे खींचेगा, ग्राफ यहीं खींच लेते हैं बच्चों। ये देख लीजिए ग्राफ हम कैसे खींच रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि ये इक्वेशन किसके लिए है, y बराबर mx की है क्या ये इक्वेशन। ये देखिए यहाँ पे कैसी इक्वेशन यहाँ पे खिंचती है। ये अपन इसको मान लीजिए y, क्या मान लीजिए टी हाफ को y, और जो ये r नोट अपॉन 2 और ये क्या है अपना k है, तो अपन इसको कैसे, आप इसको ऐसे मान लीजिए, टी हाफ बराबर ये क्या है अपना 1 अपॉन k है, और ये अपने पास क्या है r, एक सेकेंड, ये अपने पास देखो समय और सांद्रता में ग्राफ खींचेगा तो ये 1 अपॉन क्या आ सकता है 2k, और ये हो गया अपना r नोट। तो ये हो गया y इक्वल्स टू ये हो गया m और ये हो गया x, मतलब y अक्ष पे t आएगा, x अक्ष पे r नोट आएगा। तो ये y अक्ष पे तो मतलब मैंने लिख दिया समय है ना, ये t हाफ हो गया, और ये हो गया अपने पास r नोट हो गया, और ये इसका y बराबर mx का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसकी आ जाएगी। समझ में आई आपको बात, यहाँ से किस तरह से अपन ने खींचा यहाँ से ग्राफ। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि शून्य कोटि का जो अर्ध आयु काल होता है बच्चों, वो सीधा सीधा किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है।
कि टी हाफ समानुपाती किसका होता है, आर नोट के होता है। तो यहाँ आप लिख लीजिए एक लाइन कि शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल, कि शून्य कोटि का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य कोटि का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतना ज़्यादा समय लगने वाला है। कैसे लगने वाला है, मान लीजिए एक ही मात्रा 100 ग्राम है, 100 ग्राम से आपने क्या कर दिया यहाँ से इसको 50 ग्राम, इसमें टाइम लगा आपका 1 घंटा। तो यहाँ 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में इसे कितना लगेगा, मान लीजिए हमने कह दिया 40 मिनट लगेंगे। 25 ग्राम से 12:30 होने में इसको कितना टाइम लगेगा, हो सकता है इसको 20 ही मिनट यहाँ से लगे। तो टाइम जो है वो घटता जा रहा है जैसे जैसे सांद्रता घटती जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, सबके लिए नहीं होता, प्रथम कोटि इसके बिल्कुल उल्टी चलती है। ठीक है, अब प्रथम कोटि को अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए। जो भी इस साल बच्चे 12th क्लास में आए हैं उन तक इस वीडियो को बच्चों ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी इस स्टडी का लाभ मिल पाए। ईजीली बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर आपको मटेरियल यहाँ से मिल रहा है। कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे आप तक समझाने की। थैंक यू स्टूडेंट। शेयर करना नहीं भूलेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्कूल ग्रुप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं बच्चों शेयर ज़रूर करिएगा। आपको वीडियोस मिल रहे हैं, दूसरों को भी मिलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।